नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्रवाद के साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई भी बिना जाने बिना पढ़े इसे जानने का दावा कर सकता है। 19वीं सदी से पहले तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था ढंग से, लेकिन पिछले 200 सालों में राष्ट्र और राष्ट्रवाद का स्वरूप उभरता चला गया। इस 200 साल 250 साल में राष्ट्रवाद के नाम पर फांसीवाद भी आया, जब लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। हमारे ही देश में राष्ट्रवाद का नाम जपते जपते आपातकाल भी आया और दुनिया के कई देशों में एकाधिकारवाद, जिसे अंग्रेजी में टोटलिटेरियन स्टेट कहते हैं, जिसमें आप वो नहीं करते जो राज्य और उसके मुखिया को पसंद नहीं है। सत्ता पर जिस पार्टी का कब्जा होता है वो पुलिस के दम पर आपके नाक में दम कर देती है। मेरी राय में राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रवाद की अंतिम परिभाषा नहीं होती है, ना होनी चाहिए। मैंने कहा कि राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रवाद की अंतिम परिभाषा तभी होती है जब उनका इरादा लोकतंत्र को खत्म कर देना होता है। क्या कभी आपने देखा है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसी नीति, घटना और घोटाले के वक्त अपने ही दल के खिलाफ देश हित में नारे लगा रहे हों कि उनके लिए दल नहीं देश महत्वपूर्ण है? ऐसा होता तो बीजेपी से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता 2G के खिलाफ सड़कों पर उतर आए होते। ऐसा होता तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता व्यापम घोटाले पर पार्टी से इस्तीफा दे देते। देश जब 200 रुपए किलो दाल खा रहा था तो अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता पीवी सुजीत की हत्या कर दी गई। क्या आप उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस सीपीएम के नेता इस हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? क्या आप उम्मीद करेंगे कि बीजेपी के सभी नेता अपने ही नेता ओपी शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? निंदा परनिंदा छोड़ दीजिए। इसलिए दलों की राजनीति दलों के हित के लिए होती है। हिंसा का इतिहास आपको हर राजनीतिक दल की सरकार में मिलेगा। आप हर घटना को राष्ट्रवाद के चश्मे से नहीं देख सकते। दंगे किस दल की सरकार में नहीं हुए और किस दल का नाम नहीं आया, तो क्या आप उन्हें गद्दार या राष्ट्र विरोधी कहेंगे? मैं यह नहीं कह रहा कि राजनीतिक दल के लोग देशभक्त नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। हर दल अपनी सोच के हिसाब से देश को सजाने संवारने की कल्पना करता है और उसके कार्यकर्ता जीवन सौंप देते हैं। लेकिन जब धर्म, नस्ल, रंग, भाषा और यहां तक कि टैक्स के नाम पर आजकल राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है तो उसका इरादा राष्ट्रवाद सिर्फ नहीं होता है, उसका इरादा कुछ और होता है। राष्ट्रवाद के नाम पर अपना एकाधिकार कायम करना होता है, हर दलील को चुप करा देना होता है। जहां दल और नेता की चलती है, बाकी सब उसके इशारे पर चलते हैं। जेएनयू में जिन छात्रों ने भारत को तोड़ने और बर्बादी के नारे लगाए, उनकी अभी तक पहचान क्यों नहीं हुई है? क्यों सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं? सभी ने इनका विरोध किया। जेएनयू के तमाम छात्रों और शिक्षकों ने भी। कुछ का तो यह भी मत है कि ये अगर इन्होंने लगाया भी है तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए। फिर भी शिक्षकों का और छात्रों का विरोध कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को लेकर है, जिसके खिलाफ अभी तक देशद्रोह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि अब अगर वो जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो विरोध नहीं करेंगे। वो नौजवान है, उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है। इस हृदय परिवर्तन से पहले गली गली में रैली कर जेएनयू को बदनाम किया गया कि वहां राष्ट्र विरोधी तत्व पढ़ते हैं। पटियाला कोर्ट में दूसरे दिन जो हुआ वो क्या है? क्या कोई भीड़ हाथ में तिरंगा लेकर खड़ी हो जाएगी तो वो हमसे, आपसे ज्यादा देशभक्त या राष्ट्रभक्त हो जाएगी? क्या आप तिरंगा लेकर लोगों को डराया जाएगा और इंसाफ के हक से वंचित किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद भी दूसरे दिन कन्हैया कुमार के साथ मारपीट की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जिन वकीलों को कोर्ट के भीतर जाने की अनुमति दी थी, उन्होंने बताया कि मां बहन की गालियां तक दी गई। भय का वहां माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर सुनवाई रोक दी और कोर्ट रूम को खाली कराया। कन्हैया कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 30 हजारी कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि पटियाला कोर्ट मामले में यदि किसी वकील को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली पुलिस का विरोध किया जाएगा। दिल्ली के तमाम बार संघ हड़ताल पर जाने का विचार कर रहे हैं। सुनवाई हुई नहीं, फैसला आया नहीं, लेकिन चैनलों, वकीलों और संगठनों ने आतंकवादी घोषित कर दिया। अगर ऐसी ही भीड़ आपको घर से उठा ले जाए और हाथ में तिरंगा लेकर घोषित कर दे कि आप आतंकवादी हैं और मार दें, तो आप इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? इतिहास में यह सब हो चुका है। राष्ट्र विरोधी बताकर राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं इतिहास में हुई हैं, आज के वर्तमान में हुई है, केरल के कन्नूर में भी हुई है। जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को गैस की भट्टी में झोंक दिया गया। ये राष्ट्रवाद के अपने खतरे हैं। इन खतरों पर हमेशा रोज बात होनी चाहिए, तब तो और जब लोग राष्ट्रवाद की खूबियां ज्यादा बघारने में जुट जाएं। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ छात्रों ने आजादी के नारे लगाए और अफजल गुरु का समर्थन किया। इन्हें रेडिकल ग्रुप का बताया जा रहा है। एक छात्र ने सफाई दी कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में आजादी का नारा लगाया, तो एक छात्रा ने कहा कि उसने कश्मीर की आजादी और अफजल गुरु के लिए नारे लगाए हैं।
उसने कहा कि मेरे नारे राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो पीडीपी से मिलकर सरकार बनाई है और पीडीपी के लिए अफजल गुरु शहीद है। कई छात्रों ने ऐसी सोच का विरोध किया है और तमाम संगठनों ने निंदा की है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा है कि जिन लोगों ने नारे लगाए वो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे, बाहर के असामाजिक तत्व थे। वाइस चांसलर ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत की वजह से छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। कानून के पन्ने पर देशद्रोह की अलग समझ है और जनता के दिलो दिमाग में अलग। जनता बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है, हमें यह भी मानना पड़ेगा। इतिहास के किताबों में राष्ट्रवाद को लेकर अनंत व्याख्याएं हैं। अव्वल तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों में ही मीलों का अंतर है। एक जटिल मसले का अगर हम बात बात में राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे तो आप दर्शकों को राष्ट्रवादी होने से पहले इतिहास की 10-20 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। राष्ट्रगान लिखने वाले टैगोर ने राष्ट्रवाद को अजगर सांपों की एकता नीति कहा था। इस तरह के उदाहरणों से भी हमारी समझ बहुत साफ नहीं होती है। मगर राष्ट्रवाद को उच्चकों की शरण स्थली, स्काउंडल्स भी कहा गया है और राष्ट्रवाद के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान भी दिए हैं। जेएनयू में प्रोफेसरों ने राष्ट्रवाद पर अगले एक हफ्ते तक सार्वजनिक क्लास लगाने का फैसला किया है। 5 बजे से यह ओपन क्लास लगेगी। बुधवार को प्रोफेसर गोपाल गुरु ने हजारों छात्रों के बीच पहला क्लास लिया। टॉपिक था कि राष्ट्र क्या है। इसके बाद प्रोफेसर जी अरुणिमा, तनिका सरकार, निवेदिता मेनन, आयशा किदवई, अचिन विनायक का राष्ट्रवाद पर लेक्चर होगा। जेएनयू की लाख बुराइयां कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में यह खूबी आपको सिर्फ जेएनयू में मिलेगी। मेरी तरफ से 2 गुजारिश है और शिकायत है। एक की यह ओपन क्लास हो सके तो हिंदी में हो और दूसरा इसमें आरएसएस से जुड़े प्रोफेसरों को भी राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाना चाहिए। हमारे आज के मुख्य वक्ता राकेश सिन्हा भी कम नहीं है इस पर बोलने के लिए। खैर, राष्ट्रवाद 19वीं सदी की सबसे ताकतवर विचारधारा रही है जिसने हम इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति जैसी सोच ने तमाम तरह की विविधताओं को कुचल दिया, तो कहीं इन विविधताओं ने इस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हुए खुद को बचाए भी रखा। कई लोग कहते हैं कि सियाचिन में जान देने वाले सैनिक को क्या यह छूट है कि वो अफजल गुरु के लिए नारे लगाए, लेकिन क्या इसी देश में जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे सैनिकों के कुर्ते नहीं फाड़े गए, उनके मेडल नहीं खींचे गए? सैनिकों की चिंता है तो जंतर मंतर पर सैनिक महीनों बाद भी क्यों बैठे हैं? क्या वे देशद्रोही हैं? कुछ ने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से जेएनयू क्यों चले, बंद हो जाना चाहिए। इस तरह की बेतुकी दलील देने वाले यह भी कहते हैं कि आईआईटी, एम्स और आईआईएम के छात्र टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हैं और देश सेवा छोड़कर विदेश नौकरी करने चले जाते हैं। टैक्स राष्ट्रवाद ने क्यों आवाज ये नहीं उठाई कि बैंक और उद्योगों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज क्यों माफ हो रहे हैं और गरीब किसानों के हजारों करोड़ के कर्ज क्यों नहीं माफ हो रहे हैं? जाहिर है टैक्स राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ गरीब विरोधी है। ये अमीरों की जेब का एक संगठन है, एक सोच है। इकोनॉमिक टाइम्स में आज स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर ने एक लेख लिखा है। ये मुझे पसंद है इसलिए मैं दे रहा हूं, लोगों ने बहुत सारे विरोध में भी लिखा है। लेख का उन्वान है कि राष्ट्रवाद विरोधी महज एक गाली है, एक मुक्त समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक मिसाल दी। 1933 का साल था जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में इसी बात पर बहस हुई कि यह सदन सभा किसी भी परिस्थिति में किंग, राजा या देश के लिए नहीं लड़ेगा। प्रस्ताव पास हो गया और पूरे ब्रिटेन में खलबली मच गई। जमकर छात्रों को गालियां दी गईं, आलोचना हुई, लेकिन किसी को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ब्रिटेन से अलग होना चाहती है, अपना स्कॉटिश राष्ट्र बनाना चाहती है, तो क्या उनके नेताओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए? ऐसा वहां हुआ नहीं। अय्यर ने इस तरह के कई उदाहरण दिए। दुनिया के नक्शे में राष्ट्रवाद बनने की प्रक्रिया अभी मुकम्मल नहीं हुई है। कई राष्ट्र तबाह हो रहे हैं तो कहीं बिखर रहे हैं, कहीं फिर से बन रहे हैं। हर साल कहीं नया झंडा बनता है तो कहीं पुराना गायब हो जा रहा है। जेएनयू की घटना के बाद बीजेपी और संघ इस बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे कि राष्ट्र विरोधी नारे को, भारत विरोधी नारे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसे गोली मार देने की बात तक कही गई। कानून अदालत का कोई लिहाज नहीं, राष्ट्रवाद कानून हाथ में लेने का लाइसेंस नहीं है। असम में ही बोडो अलग राज्य की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनके एक गुट के साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव भी लड़ा। इसी देश में अलग खालिस्तान की मांग को लेकर खून खराबा भी हुआ। क्या राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े लोगों का मुकदमा नहीं लड़ा? क्या जेठमलानी को बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया, अपनी पार्टी का सदस्य नहीं बनाया? पीडीपी की अफजल गुरु के बारे में क्या राय है, कौन नहीं जानता? उनके साथ किसने सरकार बनाई, कौन नहीं जानता? दिक्कत यह है कि जब इतिहास पढ़ने की बारी आती है तो आप और हम, ज्यादातर हम,
इतिहास का मजाक उड़ाते हैं, फिर जब राजनीति करनी होती है तो इतिहास की अनाप शनाप व्याख्याएं करने लगते हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रवाद का राजनीतिक इस्तेमाल राष्ट्रवाद की कोई नई समझ पैदा कर रहा है, कोई खतरे की आहट है, या जो पहले कई बार हो चुका है उसी का बेतुका संस्करण है, या किस तरह से उभर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। क्या हम इन खतरों को देखने या इसकी संभावनाओं को समझने में सक्षम हैं, या बहुत ज्यादा हमारे भीतर डर पैदा किया जा रहा है? क्या ऐसा है?